हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। आज हम जानेंगे कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो ब्रोंकाइटिस है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला ब्रोंकाई, ठीक है, पहला है ब्रोंकाई और दूसरा आइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन। आप सभी को पता है कि आइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन, यानी कि किसी भी ऑर्गन के पीछे अगर आइटिस लग जाए तो क्या होता, उसका मतलब होता है ब्रोंकाइटिस, या सॉरी दोस्तों, उसका मतलब क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाना। और यहाँ पे किस चीज़ का इन्फ्लामेशन हो रहा है, यहाँ पे हमारे जो ब्रोंकाई है उस चीज़ में क्या हो जा रहा है, इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसे, ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस समझने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ब्रोंकाई क्या होता है। ठीक है, वैसे तो आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में आपने बहुत अच्छे से जीएनएम में हो या आप बीएससी नर्सिंग में हो, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा कि ब्रोंकाई क्या है। एक ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये ब्रोंकाई क्या होता है। तो देखिए, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो जब भी हम अपने नोज के द्वारा, अपने नोज कैविटी से, नेजल कैविटी से या माउथ कैविटी से यानी कि ओरल कैविटी से जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले वो फेरिंग्स में आता है। ठीक है, फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स एक जंक्शन होता है जहाँ पे हमारा जो विंड पाइप होता है, ठीक है, और ये फूड पाइप होता है, दोनों यहाँ से मर्ज होता है। ठीक है, ये जो हमारा फेरिंग्स का हिस्सा होता है, यह हमारा, ये होता है हमारा ट्रैकिया। ठीक है, यहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है यानी कि विंड पाइप, हम इसे विंड पाइप भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा फूड पाइप। ठीक है, जस्ट पीछे होता है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि सबसे पहले अगर हम आगे से इंटीरियर पार्ट से अगर ह्यूमन बॉडी को काटते हैं, सपोज कीजिए, ठीक है, काटते नहीं है लेकिन अगर हम काटेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, हमें सबसे पहले ट्रैकिया मिलेगा यानी कि विंड पाइप मिलेगा, और उसके पीछे क्या मिलेगा, जस्ट हमारा फूड पाइप मिलेगा यानी कि जो इसोफेगस है वो मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम जब भी सांस लेते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि फेरिंग्स में ये सारा आता है। उसके बाद ये कहाँ जाता है, लैरिंग्स में। अब लैरिंग्स क्या दोस्तों होता है, तो लैरिंग्स स्टार्टिंग पार्ट होता है, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये लैरिंग्स पार्ट है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। अब वॉइस बॉक्स क्या होता है, तो आप हमें कमेंट में बताइए कि वॉइस बॉक्स क्या होता है। वॉइस बॉक्स यानी कि जो हमारा बोलते हैं, जो भी हम स्पीक करते हैं, जो भी हम बोलना चाहते हैं, ठीक है, वो वहां से प्रोड्यूस होता है, यानी कि जब भी उससे हवा पास आउट होती है तो उससे वॉइस जनरेट होती है। तो ठीक है, हम इतना समझ गए फेरिंग्स के बारे में। उसके बाद अब हम जाते हैं, लैरिंग्स भी हम समझ गए, तो अब आते हैं हम ट्रैकिया पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ट्रैकिया स्टार्ट होता है। और जब ट्रैकिया क्या होता है कि ये दो नैरो पैसेज में डिवाइडेड होता है। देखिए, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये दो पैसेज में डिवाइड हो रहा है। ये तो पहला कॉमन पैसेज है, पैसेज मतलब कि एयर पैसेज, यानी कि एयर को पास करने वाला एक ऐसा रास्ता जिससे एयर फ्लो होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये सांस लेते हैं तो हमारे ट्रैकिया में आता है, और ट्रैकिया के बाद ये छोटे छोटे दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है। एक जाता है लेफ्ट लंग्स में और एक जाता है राइट लंग्स में। ठीक है, तो जो जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। और ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है, जैसे कि ये प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, उसके बाद आती है सेकेंडरी ब्रोंकाई, और उसके बाद फिर टर्सरी ब्रोंकाई यानी कि टर्सरी ब्रोंकाई आ जाती है। ठीक है, तो उसके बाद ये फर्दर ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद एल्वेलाई, जो कि हमारा लंग्स का फंक्शनल यूनिट है। क्या है, एल्वेलाई, जहां क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो दोस्तों वहीं यहां पे लिखा हुआ है कि जो ब्रोंकाई है ये दो लार्ज ट्यूब है। ठीक है, ये कहां से डिवाइडेड होता है, ये हमारे विंड पाइप यानी कि हमारी जो ट्रैकिया होती है वहां से ये डिवाइड होता है, और ये कहां जाके खुलता है, हमारे लंग्स में। ठीक है, एक लेफ्ट लंग्स में खुलता है और एक राइट लंग्स में खुलता है। ठीक है, ईच ब्रोंकाई मतलब कि एक लेफ्ट लंग्स में जा रहा है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा कि एक इस लंग्स में जा रहा है और एक इस लंग में जा रहा है, यानी कि एक राइट में जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो ये ब्रोंकाई क्या होती है कि थोड़ी सी डायलेट होती है, और हम अच्छी तरह से सांस को इनहेल यानी कि अंदर खींच पाते हैं, और उसके बाद जब एक्सहेल करते हैं तो थोड़ा सा ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो वही आफ्टर ब्रोंकाई क्या होता है कि ये फर्दर डिवाइड हो जाती है टू में, और उसके बाद ये जो हमारी लोब्स होती है, लंग्स की लोब्स होती हैं, उस सेगमेंट में डिवाइड होती है, और इसीलिए इसे प्राइमरी, जैसे कि जो पहले स्टार्टिंग में होता है उसे प्राइमरी कहते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी और टर्सरी। जैसे कि आपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में अच्छे से पढ़ा है, और नहीं भी पढ़ा हो तो कभी हम एनाटॉमी की क्लास में आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। बट दोस्तों यहाँ पे हम एमएसएन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ डिजीज पोर्शन देख रहे हैं, तो सबसे पहले अब हम समझते हैं ब्रोंकाइटिस क्या होता है। तो आपने तो समझ गए कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है। तो जो हमारा ब्रोंकाई का हिस्सा होता है उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, और ब्रोंकाई में भी कहाँ पे, जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, सपोज कीजिए कि आपका ट्रैकिया है। ठीक है, ये ट्रैकिया है, ये इनर पार्ट है यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन है। ठीक है, उससे क्या होता है, म्यूकस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, म्यूकस का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आ जाती है हमारी थोड़ी सी थिक लेयर, जिसे हम कहते हैं स्मूथ मसल्स होती है, जो कि स्मूथ मसल्स होती है, और उसके बाद फिर से एक फाइब्रस टिश्यू आ जाती है।
जो कि हमारे ट्रैकियो को क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, सबसे इनर लाइनिंग होती है, उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और कहाँ होता है, तो हमारे ब्रोंकियल्स के ट्यूब में होता है। जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है वहाँ इन्फ्लामेशन होता है। ड्यू टू किस कारण, ठीक है, ड्यू टू किस वजह से, तो पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस और साथ ही साथ एलर्जी। अगर एलर्जी की इन्फेक्शन हो जाए या किसी पर्सन को डस्ट से, ठीक है, हम अच्छे से अभी नीचे कॉजेस में, एटियोलॉजी में इसके देखेंगे, इसके कारण में हम अच्छी तरह से जानेंगे कि ब्रोंकाइटिस क्यों होता है। बट आप थोड़ा सा भी समझिए क्या होता है कि जैसे कोई बैक्टीरिया अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन कॉज करे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। और वैसे तो बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत सारे डिजीज है, उसको भी हम कवर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन में, उसको भी कवर करेंगे। तो बस आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना है और थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि जल्दी से जल्दी वो भी वीडियो आप तक मिल जाएगी। तो आज हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक का पहला डिसऑर्डर है जिसमें हम ब्रोंकाइटिस को कवर कर रहे हैं और हमने बहुत अच्छी तरह से डिफिनेशन को कवर कर लिया। तो ब्रोंकाइटिस क्यों होता है, ब्रोंकाइटिस एक बैक्टीरिया, वायरस या वायरल इन्फेक्शन या किसी एलर्जी के कारण क्या हो जाता है कि ब्रोंकाइटिस की समस्या हो जाती है। और ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, तो जो इन्फ्लामेशन हो जाती है किस चीज़ की, म्यूकस मेम्ब्रेन की, जो इनर लाइनिंग होती है ब्रोंकाई की, उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ड्यू टू एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी की कंडीशन या डस्ट। तो आइए, जैसे कि जब ब्रोंकाइटिस हो जाता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ तो हमें देखने को मिलता होगा। ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम में क्या मिल रहा है हमको देखने के, तो जब ब्रोंकाइटिस होता है तो जो एयर वे होती है, एयर यानी कि जो रास्ता, एयर मतलब हवा और वे का मतलब होता है रास्ता, जैसे हाईवे होता है तो दोस्तों उसी तरह एयरवे यानी कि ऐसा पैसेज जिससे एयर पास होता हो। तो क्या होता है कि जो ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई होती है वो इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसमें इन्फ्लाम हो जाती है। क्यों इन्फ्लाम हो जाती है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी वहाँ पे पैथोजेंस इंटर करते हैं तो वो क्या करते हैं, एंटीजन होते हैं। कोई भी पैथोजेंस क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। अब इसको हमने अच्छे तरह से इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर में बहुत अच्छी तरह से डिटेल में देखा है, अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन में बहुत अच्छी तरह से डिटेल में देखा है कि एंटीजन क्या होता है। तो आप उस वीडियो को भी जाके देखें तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि एंटीजन क्या होता है। बट फिर भी मैं अपने नए सब्सक्राइबर के लिए यहाँ बताना चाहूँगा जो हमसे ये वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो एंटीजन क्या होता है, एंटीजन कोई भी फॉरेन सब्सटेंस होता है जो कि क्या कॉज कर सकता है, हार्म कॉज कर सकता है। क्या कॉज कर सकता है दोस्तों, हार्म। ये हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। और इससे कौन सा फाइट करता है, तो हमारे बॉडी का ही सेल यानी कि बॉडी की एक प्रोसेस फाइट करती है जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी। ये हमारे बॉडी का क्या है, फाइटर है, ठीक है, क्या है ये, फाइटर है, ठीक है। और ये फाइट करता है किससे, एंटीजन से। और एंटीजन हमारे लिए क्या होता है, फॉरेन सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी को हार्म करता है। और जब भी ये रिएक्शन होती है तो क्या हमको देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन। क्या देखने को मिलता है हमें, वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, ठीक है। और इन्फ्लामेशन होती है और साथ ही साथ वहाँ पे फील्ड म्यूकस हो जाती है, यानी कि म्यूकस का वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होने लगता है, वहाँ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लगती है। अब स्वेलिंग क्यों होती है दोस्तों, तो देखिए क्या होता है, मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, सपोज कीजिए आपकी ये ट्रैकिया है या विंड पाइप है, ठीक है, ट्रैकिया है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, पैथोजेंस इंटर कर गए हैं, ठीक है। और ये क्या है, ब्लड वेसल्स। ये नॉर्मली ब्लड वेसल्स है, बट जब इसमें पैथोजेंस इंटर करेंगे तो जो यहाँ पे हमारे एंटीजन प्रेजेंट है, ये एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ मूव करने की कोशिश करेंगे। बट ये ऐसे मूव नहीं हो सकते हैं, ये ऐसे मूव नहीं हो सकते। उसके लिए क्या होगा कि हमारे बॉडी में एक प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस के वजह से क्या हो जाता है कि ये जो ब्लड वेसल्स है ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं, बहुत पतली हो जाती हैं, सॉरी दोस्तों, पतली हो जाती है, थीन हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, थीन हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनमें गैप का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए ऐसे गैप का, ब्लड वेसल्स में गैप का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एंटीजन होती है, जो मैपिंग से एंटीबॉडी होती हैं, ये एंटीजन के साथ बाइंड होने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंटीबॉडी तो हमारे ब्लड वेसल से निकल के आती हैं, साथ साथ में यहाँ से जो फ्लूइड ट्रैवल कर रहा है, ये जो फ्लूइड ट्रैवल कर रहा है, मैं किसी और कलर से ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे फ्लूइड जो ट्रैवल कर रहा है वो भी इधर मार्जिनेट होने लगते हैं। मार्जिनेट का मतलब दोस्तों वहाँ पे एग्रीगेशन होने लगते हैं, वहाँ पे आने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है, हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। इन्फ्लामेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे एंटीजन और एंटी रिएक्शन हुआ है, इसलिए तो होता ही है, मतलब कि ये तो रीज़न है। बट वहाँ पे एक स्पेसिफिक ये भी रीज़न है कि वहाँ पे क्या हो जाता है, फ्लूइड का डिपोजिशन होने लगता है, क्योंकि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो बहुत ज़्यादा थीन हो जाती है, पतली हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारी जो एंटीबॉडी है वो तो आती हैं, साथ साथ में वो फ्लूइड को भी लेके आती हैं। और फ्लूइड जब डिपोजिशन हो लगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एडिमा, हमको एडिमा नहीं, एक स्वेलिंग टाइप का दिखने लगेगा। एडिमा तो एक अलग चीज़ है जिस पे हमने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे भी डिस्कस किया कि एडिमा और स्वेलिंग में क्या डिफरेंस है, तो हमने अच्छी तरह से देखा है। तो एडिमा जो होता है, मैं थोड़ा सा बता दूं, एडिमा क्या होता है, एडिमा एक पैथोजन के कंडीशन की वजह से या किसी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होता है, यानी कि वो एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा
ये क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। क्या होता है? हार्मफुल होता है। बट जो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होती है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता, ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। बट अगर बहुत लंबे समय तक अगर इन्फ्लामेशन भी रहती है तो ये भी क्या कर सकता है, ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। और जो हमारा एडिमा होता है वो ऑलरेडी हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, क्योंकि ये एडिमा की कंडीशन तब डेवलप होती है जब किसी पैथोजन से या किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से जब हमारी बॉडी क्या हो जाती है, फाइट करती है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे एडिमा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप चाहे तो हमारे एडिमा का भी वीडियो देख सकते हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन में अवेलेबल है। तो हम फिर से अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ म्यूकस का फॉर्मेशन होने लगता है, और जो हमारा थिक कफ का यानी कि वहाँ पे कफ का फॉर्मेशन होने लगता है, और जो वहाँ की एरिया है, जो ट्यूब है, वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। क्या होती है कि डिफिकल्टी होती है। क्यों डिफिकल्टी होती है? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा म्यूकस का अगर फॉर्मेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा एडिमा वहाँ पे एक फ्लूइड का डिपोजिशन हो गया है, तो क्या हो जाता है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो बस यही होता है दोस्तों। क्या होता है कि ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारी ब्रोंकाई के हिस्से में, यानी कि उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में, जो ब्रोंकाई का म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, और उसे ही हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो आइए अब इसके हम बहुत अच्छी तरह से हमने डिफिनेशन को देख लिया, तो हम चलते हैं अब इसके टाइप्स की तरफ कि ब्रोंकाइटिस के कितने टाइप्स होते हैं। तो मेनली ब्रोंकाइटिस के दो टाइप्स होते हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, एक्यूट मतलब कि लेस देन 6 मंथ, मतलब कि लेस देन 6 मंथ, और क्रोनिक का मतलब कि मोर देन 6 मंथ। ठीक है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इतने बार हमने अच्छी तरह से, जो हमसे पुराने तरह से जुड़े हुए हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने हमारे भाई बहन हैं, वो हमसे अगर जुड़े होंगे तो उनको पता होगा कि जो क्रोनिक होता है वो मोर देन 6 मंथ होता है, और जो एक्यूट होता है वो लेस देन 6 मंथ होता है। हमने बहुत बार डिस्कस भी किया। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्यों होता है? ये मेनली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन का एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है एडिनो वायरस। ये क्या है? एडिनो एक वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो जाता है। साथ साथ में रीनो वायरस, अगर ये कुछ दिन तक हमारे अंदर रहता है, जैसे कि 1 to 7 डेज में ये क्या हो जाता है कि ये वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, और अगर इतने ही जल्दी खुद से ये रिकवर भी होता है, और इसमें ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये खुद से ही एक ठीक हो जाता है। जैसे कैसे होता है कि ठंडा गर्म चलता है तो उसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसी तरह ये है ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या हो जाता है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो कि एडिनो और रीनो वायरस की वजह से होता है, और ये फ्यू मंथ या फ्यू वीक यानी कि कुछ सप्ताहों के लिए, मतलब कि 1 से 7 दिन तक ये रहता है, और उसके बाद ये खुद से ही इसको नॉन ट्रीटेबल है, मतलब कि ये खुद से ही उसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, ये खुद से ही क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। और जैसे एक्यूट ब्रोंकाइटिस में तो हम समझ गए, और जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है इसमें क्या हो जाता है कि बहुत लंबे समय तक अगर रिपीटेड अटैक हो रहा है, ठीक है, अगर रिपीटेड अटैक हो रहा है, किस चीज़ का रिपीटेड अटैक हो रहा है अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस का, तो क्या हमें देखने को मिलता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मिलता है। इसमें क्या होता है, जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है उसमें कफ म्यूकस बहुत लंबे समय तक, यानी कि 3 मंथ्स 1 मंथ या 3 मंथ से, मतलब कि एक लंबे समय तक, क्या, और साथ ही साथ ईयर, मतलब कि बहुत लंबे समय से अगर आपको कफ की समस्या हो रही है, यानी कि आप खांस रहे हैं, आपके अंदर से थिक म्यूकस का बाहर निकल रही है, ठीक है, आप जब कफ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा थिक गाढ़ा म्यूकस आपके अंदर से मतलब निकल रहा है, ठीक है, स्पूटम निकल रहा है, तो वो क्या होता है, वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। यानी कि आपको बहुत लंबे समय से एक्यूट ब्रोंकाइटिस की समस्या है, और जो कि आपने ट्रीट नहीं अच्छी तरह से ली, तो उसकी वजह से आपको अब क्या हो गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो चुका है। ठीक है, और क्रोनिक जो ब्रोंकाइटिस होता है वो क्या कॉज कर सकता है, अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को हम ट्रीट नहीं करते हैं ना अच्छी तरह से, तो ये फिर क्या कर सकता है, ये COPD हो जाता है, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है, MSN का एक रेस्पिरेटरी ट्रैक का बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन टॉपिक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि COPD क्या होता है, तो इस पे भी हम अपने YouTube चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन पे बहुत जल्दी एक वीडियो देखेंगे जिसमें हम समझेंगे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज क्या होता है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि क्रोनिक यानी कि लंबे समय तक, ठीक है, क्या लंबे समय तक, ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट, और पल्मोनरी वर्ड हमारे लंग्स से संबंधित है, यानी कि लंग्स के जितने भी हिस्से होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, उसको हम पल्मोनरी कहते हैं। और डिजीज मतलब आप सभी को पता है बीमारी। तो क्या होता है कि लंबे समय तक अगर हमारे लंग्स में रुकावट रहे तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, यानी कि क्रोनिक मतलब कि जो हमारी ब्रोंकाइटिस है, साथ साथ में एम्फाइजिमा, एक एम्फाइजिमा डिजीज है जो कि हमारे एल्वोलाई का डिजीज है। क्या होता है कि जो हमारी एल्वोलाई होती है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, वो COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों अब हमने इसके डिफिनेशन को देख लिया, इसके टाइप्स को भी देख लिया, तो आइए अब इसके कॉजेस को देख लेते हैं। कॉजेस तो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, बट एक थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि किस किस ये वायरस की वजह से या किस किस बैक्टीरिया की वजह से ये
एक ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले वायरस यानी कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाता है कि हमें ब्रोंकाइटिस हो जाती है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस और रीनो वायरस की वजह से क्या हो जाता है कि हमें कॉमन कोल्ड की समस्या, जैसे कि जैसे ही मौसम चेंज करता है, इन्वायरमेंट बदलता है, जैसे कि अभी ठंडा का मौसम है तो ठंडा गर्म लग जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या होता है कि हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि जो हमारी नोज रहती है, जो हमारी लैरिंग्स रहती है, वहां तक ये इफेक्ट करता है हमारे। जैसे कैसे बोलते हैं कि हमारा गला बैठ गया, टॉन्सिलाइटिस हो गई, तो वो अगर ट्रीटेड नहीं होता है तो फिर क्या हो जाता है ब्रोंकाइटिस हो जाता है। और अगर ब्रोंकाइटिस फिर ट्रीट नहीं होता है तो वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है। और जब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी ट्रीट नहीं होगा ना दोस्तों, तो वो क्या बदल जाएगा, वो सीओपीडी में बदल जाएगा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये सीरीज चैन की चलते रहती है, एक सडन वे में आपको नहीं होती, मतलब कि आप उठें और आपको अचानक से हो गया। हाँ, सर्दी खांसी हो सकती है अचानक से, आप उठें, शाम में बाइक से घूम रहे हो, आप रोड पे घूम रहे हो ठंडे में, अपने स्वेटर नहीं पहना, वेयर नहीं किया, आपने जैकेट वेयर नहीं किया, तो क्या होता है कि आपको सुबह में उठोगे जब, तो आपको थोड़ा सा खांसी, हल्का सा फीवर रहेगा। बट अगर आपने उसको ट्रीट कर लिया तो वो फिर रिकवर हो जाता है 1 से 2 दिन में। 7 दिन का एक टाइम लगता है, 1 से 7 डेज हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन 1 से 2 दिन में ये ट्रीटेबल हो जाता है। बट अगर आपको रिपीटेड अटैक हो रहा है, आप बार बार स्वेटर वेयर नहीं कर रहे हो, या आप बार बार किसी भी पैथोजन से एक्सपोज हो रहे हो, बार बार उससे सामना कर रहे हो, तो क्या हो जाता है कि वो धीरे धीरे समस्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा सीवियर रूप ले लेती है। तो आई होप दोस्तों आपको अब तक क्लियर हो रहा होगा। तो बैक्टीरिया को हम देखते हैं। तो बैक्टीरिया मतलब किसी बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया लिखना था दोस्तों, एल छोड़ के टाइपिंग में, यहाँ पे अभी आप सुधार लीजिएगा। क्या हो गया, जब मैं नोट्स में दूंगा तो वहाँ पे एल मेंशन करवा दूंगा। तो बैक्टीरियल की वजह से क्या हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, माइकोप्लाज्म, जैसे कि एक माइकोप्लाज्म ट्यूबरकुलोसिस है, तो वही एक ये बैक्टीरिया माइकोप्लाज्म निमोनी, और साथ ही साथ चलमाइडिया निमोनिया। ये क्या करता है कि हमारा ब्रोंकाइटिस होने की समस्या, यानी कि जो ब्रोंकाइटिस होती है वो चांसेस इंक्रीज कर जाता है। अगर इन तीनों आप बैक्टीरिया से सामना होता है आपका, यानी कि आप एक्सपोज होते हो इस तीनों बैक्टीरिया से, तो क्या हो सकता है आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है। तो आइए दोस्तों अब हम इसके कुछ रिस्क फैक्टर को देखते हैं। जैसे हमने कॉजेज तो देख लिया कि ये बैक्टीरिया है, मतलब कि जो सम बैक्टीरिया को हमने डिस्कस किया, सम वायरस को हमने डिस्कस किया। तो अब कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जो कि नॉन बैक्टीरियल हैं, फिर भी वो क्या कॉज कर सकते हैं, वो कॉज कर सकते हैं ब्रोंकाइटिस। तो सबसे पहला है पोल्यूशन, यानी कि डस्ट। अब सपोज कीजिए कि कोई पर्सन डस्ट से एलर्जी है, ठीक है, क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसे क्या हो जाती है कि उसे डस्ट से एलर्जी होती है। और अगर वो डस्ट से बार बार एक्सपोज हो रहा है तो उसे क्या हो सकता है, उसे ब्रोंकाइटिस हो सकता है। पहले ब्रोंकाइटिस नहीं होगा, पहले वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा, पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, ठीक है, जैसे कि हमारे नोज में, फेरिंग्स में, लैरिंग्स में ट्रैक में इन्फेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद ये लोअर यानी कि नीचे वाले ट्रैक को, नीचे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। सबसे पहले ऊपर से ये नीचे जाता है, डायरेक्ट आपके नीचे के चेस्ट को कभी इफेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे डिजीज प्रोग्रेसिव करता है। सडन कोई भी डिजीज बहुत अपना भयानक रूप नहीं लेता, धीरे धीरे वो क्या करता है, प्रोग्रेसिव होते रहता है। और वो अचानक क्या होता है कि एक बार में बहुत ज़्यादा सीवियर रूप ले लेता है। अगर हम ट्रीट कर लेते हैं किसी भी डिजीज़ को, स्टार्टिंग में ही प्रिवेंशन कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो बहुत अच्छी बात है, आपको वो डिजीज़ से छुटकारा मिल जाएगा, आप उससे प्रिवेंट हो सकते हो। बट क्या होता है कि कभी कभी अगर हम प्रिवेंशन नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से, तो क्या होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर यानी कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और कभी कभी तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ही बन जाती है। तो पोल्यूशन की वजह से भी किसी को अगर डस्ट से एलर्जी है बहुत ज़्यादा, अगर घर में दिवाली वाली में क्या होती है कि बहुत ज़्यादा झाड़ फूक होता है, मतलब कि इधर उधर झराती है, झोल झराती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है किसी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसकी वजह से अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते हो तो फिर आपको ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। साथ ही साथ स्मोकिंग और एल्कोहल। अगर दोस्तों देखिए, स्मोकिंग बहुत मोस्ट कॉमन है, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर कोई आप रिस्क फैक्टर लिख रहे हो तो आंख बंद करके आप स्मोकिंग और एल्कोहल लिख दो, आंख बंद करके लिख दो। कोई भी डिजीज हो, वो कोई भी डिजीज हो, बॉडी का डिजीज हो, ठीक है, स्किन का डिजीज हो, किसी भी बॉडी पार्ट के स्किन का हो, ठीक है, कार्डियक का हो, ठीक है, कार्डियक यानी कि हार्ट का हो, लंग्स का हो, किडनी का हो, किसी भी चीज़ का आप डिजीज पोर्शन लिख रहे हो, डिसऑर्डर लिख रहे हो, डिजीज लिख रहे हो, तो ये कॉमन है, ये आपको हमेशा लिखना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है, उसको चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब ही हिंदी में ये होता है कि ऐसा कारण, मतलब कि किसी कारण की वजह से, इस कारण की वजह से भी क्या होता है, कारण एग्जैक्ट नहीं है बट इसकी वजह से चांसेस इंक्रीज हो जाता है। चांसेस मतलब कि होता है ना कि 90% है, बट फिर भी 1% होता है कि हाँ चांसेस इंक्रीज कर सकता है। ऐसे 90% तो क्या होता है कि इसकी वजह से होता है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन, बट ये सारे भी अपना हिस्सा देते हैं, ठीक है, ये सारे भी अपना क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। और साथ ही साथ एलर्जी, ये तो मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है तो वो मोस्ट कॉमन में आता है क्या, एलर्जी, ठीक है, जिससे हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो क्या होता है, जैसे कि फूड से, अब किसी को पीनट बटर यानी कि जो ब्रेड में हम लगाते हैं पीनट बटर, उससे क्या होता है, एलर्जी होता है। परफ्यूम्स, अगर कोई
कोई पर्सन अगर परफ्यूम यूज़ कर रहा है और बगल वाले उस पर्सन को अगर इस चीज़ से एलर्जी है तो क्या होता है, वो छींकने लगता है। जैसे आपने भी देखा होगा, आपके घर में भी अगर ऐसा कोई हो, ना हो तो वही बेटर है, अगर ऐसा हो, मेरे घर में तो है, तो छींकते दिन भर रहता है। अगर परफ्यूम कोई मार दे तो वो क्या करेगा, छींकते रहेगा, स्नीजिंग करते रहेगा, दिन भर ऐसे ही करते रहेगा। और पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स क्या होता है दोस्तों, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो एग, ठीक है, किस चीज़ के एग, तो प्लांट के एग, अंडे, प्लांट के अंडे। अब ये क्या कर सकता है, एग क्या होता है, पोलन ग्रेन थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ क्या होता है, तो पोलन ग्रेन वो होता है कि एक का अंडा, अब जैसे कि क्या होता है कि इससे एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लांट का फॉर्मेशन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। तो उससे भी किसी किसी को एलर्जी होती है, गलती से अगर पोलन ग्रेन्स इनहेल हो जाए हमारे ब्रीथिंग से तो क्या कॉज कर सकता है, वो भी ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकता है। तो आइए दोस्तों, अब हमने इसके कॉजेस को देख लिया और एक्स फैक्टर को देख लिया। अब पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि पैथोजेंस जब इंटर करेंगे तो क्या हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाएंगे, जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस करेंगे, फिजियोलॉजी में क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। अब कोई भी डिजीज हुई तो आपको कुछ चेंजेस तो दिखाई देंगे ही, साइन एंड सिम्टम्स भी दिखाई देंगे, लेकिन पहले चेंजेस होंगे तब तो वो साइन एंड सिम्टम डेवलप होंगे। तो पहले चेंजेस क्या दिखेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, नर्सिंग सॉल्यूशन का यही एम है कि आप डिटेल में समझिए, और नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे नर्सिंग सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है, वेट करना है और बेल आइकन जरूर दबाना है। क्योंकि देखिए, अगर कभी भी बहुत लोग तो क्या करते हैं कि सब्सक्राइब कर लेते हैं बट बेल आइकन नहीं दबाते, जिसकी वजह से उनको पता नहीं चलता है कि हाँ, नर्सिंग सॉल्यूशन का वीडियो आया है या जो भी अलग अलग टॉपिक पे वीडियो आया है, तो वो देख नहीं पाते और बाद में उनको लगता है कि वीडियो नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, वीडियो आता है, हमेशा आता है, बट आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाना है और अपना कमेंट भी करना है कि आपको किस पार्ट पे या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें, आपको जल्द से जल्द उस टॉपिक पे भी वीडियो मिल जाएगी। ये नर्सिंग सॉल्यूशन का वादा है कि आपको बहुत जल्द से जल्द उस टॉपिक पे भी वीडियो मिल जाएगी, जो भी नर्सिंग और जीएनएम से रिलेटेड लेक्चर है। तो सबसे पहले इटियोलॉजिकल फैक्टर यानी कि या इसे हम कॉजेस, ठीक है। इटियोलॉजिकल एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कॉजेस, कारण, ठीक है। ऐसा कारण जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि ब्रोंकाइटिस होता है। तो कौन कौन सा कारण है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया है, बैक्टीरियल, वायरल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बैक्टीरियल, ठीक है, मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ऊपर तो लिखा ही है बैक्टीरियल, वायरल, या किसी भी तरह का ये पॉल्यूशन, डस्ट, एलर्जी, वो क्या कॉज करता है, इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन कैसे कॉज करेगा, तो देखिए क्या होगा कि वो एंटीजन है, ये फॉरेन सब्सटेंस क्या होता है, एंटीजन होता है, ये क्या करेगा, एंटीजन से बाइंड करेगा, और एंटीजन से जब भी एंटीबॉडी बाइंड करता है तो रिएक्शन होता है, क्या होता है, रिएक्शन होता है। और वहाँ जब भी रिएक्शन होगा, अच्छा सपोज कीजिए ठंडा गर्म जब भी मिलता है तो वहाँ क्या होगा, अच्छा सोचिए, सपोज कीजिए एक अच्छा लड़का और एक ये बुरा लड़का है, ठीक है, ये बुरा लड़का है लाल वाला, अब ये दोनों लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मारपीट के यहाँ मिलेगा ना, बेल्ट मिलेगा, खून मिलेगा, ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, मारपीट हो रहा है इधर तो, ठीक है। किसी के उधर पैंट फट जाएंगे, किसी के उधर शर्ट फट जाएंगे, टी शर्ट फट जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे कुछ कंडीशन देखने को मिलता है। तो वहीं जब भी एंटीबॉडी एंटी रिएक्शन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, तो वहाँ इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलता है, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगता है, क्योंकि वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। हाइपर एक्टिव कहने का मतलब है कि देखिए, अब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, तो हमारे जितने भी सेल्स हैं ना वो एक्टिव हो जाएंगे कि अरे फाइट चल रही है, चलो 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 अपना काम जल्दी जल्दी करो, एनर्जी बनाओ। तो उसी के चक्कर में क्या होता है कि म्यूकस का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारा ब्रोंकाई है, जो हमारा ब्रोंकाई ट्यूब है, वो नैरोइंग हो जाता है। अब कैसे नैरोइंग हो जाता है, तो देखिए सपोज कीजिए मैं वर्टिकली ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि यहाँ पे म्यूकस का ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे म्यूकस का फॉर्मेशन, यहाँ पे म्यूकस का फॉर्मेशन, कहीं कहीं तो पूरा एरिया ही कर लेगा। तो ये क्या हो गया, नैरोइंग हो गई ना, कहीं कहीं तो ऑब्स्ट्रक्ट भी हो गई, यानी कि कहीं कहीं भी तो ये फंस भी गए, क्या हो गया, कहीं कहीं पे तो अच्छी तरह से जा भी नहीं पा रहा, ये पैसेज खुल भी नहीं पा रहा, तो नर्विंग हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें, ब्रोंकाइटिस, यानी कि हमारी जो ब्रोंकाई है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब तो हमने पैथोफिजियोलॉजी यानी कि पैथोजेंस क्या चेंजेस करेंगे हमारे बॉडी के अंदर वो भी समझ लिए। तो अब समझते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, मतलब कि किसी पर्सन में जिसको ब्रोंकाइटिस है उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले डिस्पिनिया का मतलब क्या होता है, डिस्पिनिया एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है डिफिकल्टी टू ब्रीथ, हमें सांस लेने में डिफिकल्टी होगी। क्यों होगी, क्योंकि सपोज कीजिए यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, तो एयर अच्छी तरह से जा पाएगा, जितना एयर चाहिए था, जितना एक पाइप है, ठीक है, आपके घर का पाइप है, उसमें जाम है, तो उतने प्रेशर से पानी आएगा नहीं आएगा, तो जब सांस ही नहीं ले पाएंगे, हम ऑक्सीजन ही नहीं ले पाएंगे, इनहेल कर पाएंगे, तो डिफिकल्टी तो ब्रीथ हो गई। इन्फ्लामेशन फीवर, जब भी इन्फ्लामेशन रहता है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन रहती है, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है। ये मोस्ट कॉमन साइन है कि जहाँ भी इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे हमको फीवर देखने को मिलेगा ही। रनिंग नोज, यानी कि मैंने पहले ही बताया कि पहले अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट
इफेक्ट होता है, उसके बाद ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो वहाँ पे रनिंग नोज यानी कि आपके नाक बहते रहेंगे, ठीक है। टायर्डनेस लगेगा, टायर्डनेस इसलिए लगेगा क्योंकि देखिए ऑक्सीजन तो हमारे बॉडी के अंदर जा नहीं रहा है, क्योंकि हमारा जो पाइप है, जो पैसेज है, जो हमारा ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, वो क्या हो गई, नैरोइंग हो गई है। नैरोइंग इसलिए हो गई है क्योंकि वहाँ म्यूकस का फॉर्मेशन हो गया, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर नहीं जा पा रहा है। और जब ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो हमारे सेल्स को एनर्जी कैसे मिलेगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा एनेशियल होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगा हमारे सेल्स को तो वो क्या करेंगे, वो डाई ही हो जाएंगे, वो मरने लगेंगे धीरे धीरे, वो एनर्जी नहीं रहेगी उनमें। और अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो वो अपना डेली लाइफ के वर्क आप नहीं कर सकते, आपको फटीग लगेगी, थकावट लगेगी, ठीक है। तो टायर्डनेस का मेडिकल टर्म में मतलब होता है फटीग, ठीक है। और विजिंग साउंड, विजिंग साउंड यानी कि घरघराहट की आवाज़, जैसे कि कैसे आप जब भी किसी की अस्थमा की प्रॉब्लम आप देखेंगे तो वो सांस एक अजीब साउंड आती है, क्यों आती है ना वो भी मैं बता देता हूँ। सपोज कीजिए ये आपकी ट्रैकिया है और इसमें म्यूकस का बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन हो गया, यहाँ हो गया है, यहाँ हो गया है, यहाँ हो गया, तो जो एयर आ रही है वो कट के आ रही है, ऐसे ऐसे। नॉर्मली क्या हो रहा था, नॉर्मली जब आप हेल्दी थे तो एयर डायरेक्ट आ रही थी, डायरेक्ट आ रही थी एकदम, एयर ऐसे दम धड़ाक से दम आ रही थी। लेकिन अब क्या हो गया, ये कट कट के आ रही है, कट कट के आ रही है। और आप कभी भी इमेजिन करना, जो आपके खाली कमरे रहेंगे उसमें आपकी साउंड बहुत गूंजती है, लेकिन अगर आप कमरे को भर दो, टेबल लगा दो, कुर्सी लगा दो, पलंग लगा दो, पूरे बेड वेड लगा दो, पूरे एकदम बढ़िया से अपने घर को, रूम को सजा दो, तो क्या हो जाता है कि आपकी जो रूम होती है वो बहुत ज़्यादा गूंजती नहीं है आवाज़, आपकी आवाज़ बहुत धीमी हो जाती है। लेकिन अगर आपकी यही हॉल हो, ठीक है, आपके हॉल होंगे घर में, तो आप अगर वहाँ चिल्लाओगे तो एक आवाज़ गूंजेगा, ठीक है। तो उसी तरह क्या हो जाता है कि जो आवाज़ होता है, जो साउंड होता है, विजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। जब भी हम बोलेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, विजिंग साउंड एक निकल कर आएगी। तो यहाँ पे हमने साइन एंड सिम्टम्स को भी अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस कर लिया। नर्सिंग सॉल्यूशन का यही एम है दोस्तों कि अगर आप कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं कुछ भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, किसी से भी रिलेटेड, वो किसी भी टॉपिक से हो, यानी कि वो एनाटॉमी हो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो, या एमएसएन हो, या आने वाले कल में हम क्या करेंगे, फार्मा को भी डिस्कस करेंगे। अपने इस यूट्यूब चैनल पे फार्मा को भी पढ़ेंगे, फार्मालॉजी भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बस यही है मैं नर्सिंग सॉल्यूशन को आपको डिटेल में नॉलेज मिले। ये नहीं कि अगर आप एक बार में लेक्चर देखो और आपको क्लियर हो जाए, पूरी हिंदी में पूरी क्लियर हो जाए। मैं समझा देता हूँ एक एक वर्ड को, कि अगर आप अलग डिजीज पोर्शन नहीं पढ़ो तो आपको इसका मतलब समझ में आया कि डिस्पीनिया क्या होता है, रनिंग नोज क्यों होता है, फीवर क्यों आता है। अगर आपको कोई पूछे साइन एंड सिम्टम्स, फीवर क्यों आता है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ इन्फ्लामेशन होती है, फीवर आती है। अच्छा, वीजिंग साउंड क्या होता है, तो वीजिंग साउंड आप बता सकते हो कि म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि साउंड जो होती है, जो एयर होती है वो कट कट के आती है, जिसकी वजह से वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन है क्या कि अगर ब्रोंकाइटिस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है, तो यस ये फैल सकता है। क्यों, क्योंकि क्या होगा कि जब भी आप छींकेंगे, आप ऐसे स्वीज करेंगे, तो क्या होगा, ड्रॉपलेट के माध्यम से, यानी कि ड्रॉपलेट के थ्रू आउट वो हेल्दी पर्सन में, सपोज कीजिए ये इन्फेक्टेड पर्सन है, ये अनहेल्दी पर्सन है, ये क्या है, अनहेल्दी पर्सन है, और ये एक हेल्दी पर्सन है, ये क्या किया, इसको इफेक्ट कर दिया। ये जो हेल्दी पर्सन है इसको भी ये इफेक्ट कर सकता है बाय द ड्रॉपलेट। अगर आप छींकते हैं, इसीलिए तो बोला जाता है कि आप जब भी छींकें तो रुमाल ले लीजिए, ठीक है, हैंकी यूज़ कीजिए, या आप ऐसे साइड में जाइए, या अपने हाथ से ऐसे एक पैटर्न टाइप में ऐसे नीचे करके सर को छींकिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि अगर एयर ड्रॉपलेट हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें जाए तो वो एक हेल्दी पर्सन को भी क्या कर सकते हैं, अनहेल्दी यानी कि इफेक्ट कर सकते हैं। तो बस यही था। और आइए अब हम इसके डायग्नोस्टिक को देखते हैं, यानी कि अब हम जांच पड़ताल क्या करेंगे। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन का मतलब होता है कि डायग्नोस्टिक मतलब कि जांच, और इवोल्यूशन यानी कि जो हम जांच करवाएं उसमें क्या चेंजेस हमको देखने को मिले, ठीक है, क्या चेंजेस हमको देखने को मिले। तो सबसे पहले हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करवाते हैं, यानी कि पास्ट एंड प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। उस पर भी हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया अपने उतने सारे वीडियो में, एमएसएन के उतने सारे वीडियो में, तो मैं जरा इसको लेंदी नहीं बना रहा हूँ इस वीडियो को। और हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। देखिए हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं, पास्ट एंड प्रेजेंट में मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, या उनके ऑक्यूपेशन से, उनको किसी चीज़ की ऑक्यूपेशन है, क्या पता वो धूल गर्दे में काम करते हैं उसकी वजह से हुआ, तो ये सब हम ले सकते हैं। और साथ ही साथ फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, पालपेट करके, ठीक है, हम टच करके देख सकते हैं, ठीक है, उनसे बात कर सकते हैं कि ये आपको कब हुआ, ये ऐसे ऐसा हम फिजिकल एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टेथोस्कोप का यूज़ करके, जैसे आप देखते हो कि डॉक्टर क्या करते हैं कि आपके चेस्ट एरिया में क्या करते हैं कि साउंड को सुनते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करना। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, नोजल स्वैब, मतलब कि जो आप कोविड के टाइम में आप देख रहे होंगे क्या होता है कि कोविड के टाइम में या कभी भी ऐसा आप देखे होंगे कि जब बहुत ज़्यादा आपको सीरियस हो जाता है तो एक स्टिक लाइक एक स्टिक होती है जिसके अंदर क्या लगा रहता है, स्वैब लगा रहता है, और वो आपके नोज में इंसर्ट करते हैं। क्यों क्योंकि वहाँ टेस्ट करना रहता है। और ये मेनली किसके लिए होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। जैसे कि एक कोरोना था, वो क्या था, वायरल इन्फेक्शन था, वायरस था, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये हम नोजल स्वैब कर रहे थे, जिससे हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव का
डिटर्मिनेशन मिल जाता है, मतलब कि हमें पता चल जाता है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, मतलब कि इस वायरल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है पर्सन या नहीं है। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे कि कितने ज़्यादा, हाउ मेनी लंग्स के एरिया को ये इफेक्ट कर गया है। साथ ही साथ हम एमआरआई भी करवा सकते हैं, यहाँ पे मेंशन करना मैं भूल गया। एमआरआई में हम करवाएंगे तो डीप नॉलेज मिल जाएगा कितने ज़्यादा ब्लड वेसल्स भी वहाँ के इफेक्ट हैं। और साथ ही साथ हम क्या करवा सकते हैं, एक सीटी स्कैन, ठीक है। सीटी स्कैन भी वो थोड़ा सा छूट जाता है दोस्तों टाइपिंग करने में, तो हम सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। जितने भी इमेजिनेशन टेस्ट हैं, इमेजिन वाले टेस्ट हैं, वो हम करवा सकते हैं। इमेजिन मतलब कि एक इमेज जिसमें बनती है वो हम टेस्ट करवा सकते हैं। साथ ही साथ ब्लड टेस्ट हम करवाएंगे। ब्लड टेस्ट में हम क्या करवाएंगे, सीबीसी, और साथ ही साथ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स देखेंगे। हमारी जो सीरम होती है, सीरम क्या होती है, तो सीरम जब हम अपने ब्लड में से क्लॉट फैक्टर को, क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दे, रिमूव कर दे, लेस कर दें, देखिए यहाँ पे लेस का साइन है, अगर लेस कर दे तो वो क्या हो जाता है, सीरम हो जाता है। आप जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन करते होंगे, कभी भी आप लैब में गए हो तो वहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक हाई एम्पायर पे, मतलब कि बहुत सारा पावर पे एक रोटेटर के द्वारा घुमाया जाता है ब्लड को रख के, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है हमारे किस चीज़ का, सीरम का। तो उसमें हम क्या टेस्ट कर सकते हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है और कितना ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट भी हम करवा सकते हैं। साथ ही साथ स्पूटम टेस्ट, यानी कि जो खांसता है तो उस स्पूटम का हम टेस्ट करवा सकते हैं। और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी करवा सकते हैं। इसमें क्या करता है कि स्पायरोमीटर एक डिवाइस होता है। इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को कहते हैं फूकने के लिए, और हम उनका देखते हैं कि उनकी कैपेसिटी कितनी है सांस लेने की और सांस छोड़ने की। उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा मेंशन होता है। देखिए क्या होता है ना कि ऐसे एक पाइप होती है और उसमें रुकिए मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ। क्या होता है कि एक ऐसा एक बोतल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसमें क्या होता है कि एक छोटा सा पाइप से लिख रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा मार्किंग होती है, 100, 200 ऐसा, ठीक है। और इसमें एक बॉल टाइप का लगा रहता है जिसमें से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इनहेल और एक्सहेल करने की कैपेसिटी है। तो इस वजह से क्या हो सकता है कि हमें ब्रोंकाइटिस का एक क्रोनिक है, इससे पता चल सकता है कि उनकी लंग्स कितनी ज़्यादा वर्क कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। तो दोस्तों हमने इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट को भी देख लिया। तो अब हम एक नर्स हैं तो हम मैनेजमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में जैसे कि हम दवा के द्वारा क्या ट्रीट कर सकते हैं, अगर किसी को ब्रोंकाइटिस हो गया तो सबसे पहले हम वायरल मेडिकेशन चला सकते हैं, यानी कि वायरल ड्रग्स चला सकते हैं। जो भी वायरल ड्रग्स होते हैं जो कि आप फार्माकोलॉजी में अच्छे से पढ़ सकते हो, और नहीं तो कुछ दिन वेट कीजिए, हमारे ही यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन पे फार्मा की भी क्लासेस बहुत जल्दी आएंगी। तो वायरल ड्रग्स, वायरल जितने भी मेडिकेशन होते हैं, वायरल मेडिकेशन होते हैं, तो उसको चला सकते हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ब्रोंको डायलेटर क्या होता है कि जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसको डायलेट करने के लिए क्या करते हैं कि उसको डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो एयरवे है, सपोज कीजिए ये नर्विंग हो गई है, ठीक है, एयरवे की, तो क्या करते हैं कि इसे एक्सपैंड करते हैं। इसे क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, जिसे हम ब्रोंको डायलेटर कहते हैं। मतलब क्या करता है कि ये जो हमारा एयरवे होता है, जो हमारा ब्रोंकाई होता है, उसको डायलेट करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए हम ब्रोंको डायलेटर भी चला सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन चला सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन हो गई है ब्रोंकाई में उसको भी ये ट्रीट कर सकती है। साथ ही साथ एंटीबायोटिक, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो अगर ब्रोंकाइटिस हुई है तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स चला सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब हम प्रिवेंशन देखते हैं कि प्रिवेंशन हम बचाव क्या करेंगे। देखिए ये तो हमने फार्मा से संबंधित, यानी कि फार्मा से रिलेटेड हमने दवा देखी, लेकिन अब दवा के अलावा भी हम, एक होता है ना कि दवा आप खाते हैं लेकिन साथ ही साथ हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि आप इससे ही बचे रहिए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको बहुत जल्दी से जल्दी डिजीज कंडीशन रिकवर होगी। तो सबसे पहले अवॉइड करेंगे उनको स्मोकिंग के लिए और इरिटेंट सब्सटेंस के लिए। कोई भी इरिटेंट सब्सटेंस जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स या पोलन ग्रेन्स, उससे बोलेंगे कि दूर रहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको बहुत जल्दी प्रिवेंशन मिलेगा, बहुत से जल्दी आप ठीक हो सकते हैं ब्रोंकाइटिस से। साथ ही साथ अगर पेशेंट को अस्थमा है या किसी भी एलर्जी से है तो उसे अवॉइड करेंगे डस्ट से दूर रहने के लिए, और प्लेंटी ऑफ रेस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्हें बोलेंगे कि आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द आपकी जो डिजीज कंडीशन है वो हेल्दी हो जाए। साथ ही साथ हेल्दी फूड, यानी कि हेल्दी डाइट, उन्हें बोलेंगे कि आप हेल्दी डाइट खाइए, जिसकी वजह से भी आपके क्या हो, जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके ब्रोंकाइटिस। साथ ही साथ हैंड वॉश करेंगे सोप एंड वाटर से। अगर वो इफ एनेबल है, नॉट एनेबल है, मतलब कि वो कर नहीं सकता खुद से, वो सक्षम नहीं है करने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे कि आप सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या हो, एल्कोहल हो, और कितना परसेंट, 70% एल्कोहल हो, जो कि क्या हो सकता है, सैनिटाइजर। और ये बेस्ट सैनिटाइजर होता है जिसमें 70% एल्कोहल होता है। तो हम अगर पेशेंट अनेबल है खुद से उठने में, तो हम उनके बेड के साइड क्या रख सकते हैं, एक सैनिटाइजर रख सकते हैं जिसमें एल्कोहल का कंटेंट होता है। तो दोस्तों अब सोचिए कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो इसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, और उसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी हो गई, ठीक है, पहले तो एक्यूट थी, उसके बाद वो क्रोनिक में चेंज हुई, पहले एक्यूट ब्रोंकाइटिस थी, अब वो क्रोनिक। ये मत समझिएगा ए भी क्या है, एक्यूट है और ब्रोंकाइटिस, ठीक है, और यहाँ पे
क्रोनिक, ठीक है, मैं लिख ही दे रहा हूँ नहीं तो आप लोग समझ भी जाओगे कुछ और, ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो गई। तो अगर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है तो अब उसे क्या होगा, उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अस्थमा, हमें अगर इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं ले रहा तो उसे अस्थमा हो सकता है। और अगर फिर भी वो थोड़ा सा और ट्रीटमेंट नहीं ले रहा तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो उसे बहुत ज़्यादा एक इरिवर्सिबल डैमेज यानी कि परमानेंट डैमेज हो जाएगा किस चीज़ का, हमारे लंग्स का। और उसे हम क्या कहते हैं, सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिस पे हम अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस पे बहुत जल्द वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जिस टॉपिक पे हमने आज अच्छे से पढ़ा जाना कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है, तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हमने क्या देखा, इसका डिफिनेशन देखा, इसके कॉजेस देखे, रिस्क फैक्टर देखा और बहुत कुछ देखा। हमने डिटेल में नॉलेज लिया कि ब्रोंकाइटिस क्या है, जो कि एक एमएसएन का टॉपिक है, डिजीज पोर्शन है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।